सुमित और प्रभा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो बाबा जी की बात मानकर हर रोज भगवान शिव को दूध चढ़ाने जाने लगे। जी हमने आज तक बहुत गलत काम किया है, अब हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, ना ही किसी को सताएंगे। सुमित प्रभा की बात से सहमत होता है और उसी दिन से दोनों बुरा काम करना छोड़ देते हैं। कुछ महीनों तक लगातार महादेव को दूध चढ़ाने और अपने अंदर बदलाव लाने से महादेव खुश हो जाते हैं और अब प्रभा माँ बनने वाली थी। प्रभा और सुमित ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और मन ही मन बाबा जी की सारी बातें याद करते हैं। प्रभा सुमित से कहती है, देखिए जी, लगता है बाबा की बात सच हो गई। महादेव हमसे खुश होकर हमें एक बेटी देने वाले हैं। चलिए महादेव के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। दोनों महादेव के मंदिर में आते हैं और महादेव से आशीर्वाद लेते हैं। जब वो मंदिर से बाहर निकलने लगते हैं तभी अचानक आंधी तूफान आ जाता है और जोर जोर से पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं। जी हमें तुरंत घर पहुंचना होगा, मौसम बहुत खराब हो रहा है। दोनों दौड़ते हुए मंदिर से बाहर आते हैं। तभी एक बुढ़िया उनके सामने से गुजरती है और कहती है, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, अब सभी बुराइयों का अंत होगा, कोई आने वाला है, हर हर महादेव। इतना कहकर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। बुढ़िया की बात सुन प्रभा और सुमित बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले ही दिन सुमित को शहर जाना पड़ता है क्योंकि वहां उसे नया काम मिलने वाला था। नए काम की बात सुन सुमित शहर चला जाता है और अपने आने वाले बच्चे की भविष्य की चिंता कर प्रभा भी सुमित को शहर जाने देती है। अब प्रभा अकेली ही रहा करती थी। प्रभा सब्जी लाने बाजार आई तभी वापस उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है। कोई आने वाला है, बुराइयों का अंत करने कोई आने वाला है। इस बार प्रभा उस बुढ़िया का बहुत देर तक पीछा करती है, लेकिन वो बुढ़िया अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। प्रभा वापस घर आ जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। प्रभा सुमित को कॉल करती है और वापस घर बुलाती है, मगर सुमित को काम से छुट्टी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो घर वापस नहीं आ पाता है। वो प्रभा के अच्छे खान पान के लिए शहर से पैसे भिजवाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं। प्रभा को बहुत जोर से पेट में दर्द होने लगता है। वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। प्रभा की माँ उसके साथ अस्पताल जाती है। कुछ ही देर में बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रभा को बेटी हुई थी। पूरा अस्पताल उस बच्चे की किलकारियों से गूंज उठता है। प्रभा बच्ची की ओर देखती है और सोचती है, ये तो महादेव का आशीर्वाद है, कभी इसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी, हमेशा प्यार से रखूंगी, इसे अच्छे अच्छे संस्कार दूंगी। प्रभा अपनी बेटी का नाम शिवानी रखती है। प्रभा शिवानी को लेकर घर आती है और सुमित को कॉल करके ये खुशखबरी देती है। सुमित भी अपनी बेटी को देखना चाहता था, मगर काम से छुट्टी ना मिल पाने की वजह से वो चाहकर भी नहीं आ पा रहा था। शिवानी तो अभी सो रही है, जल्दी से जाकर पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। प्रभा शिवानी को पालने में सुलाकर पड़ोस से दूध लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुँचती है तो देखती है शिवानी अपने पालने में नहीं है। ये देख प्रभा बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, शिवानी कहाँ चली गई? अभी तो वो यहीं थी। तभी प्रभा की नजर पास की दीवार पर पड़ती है। शिवानी दीवार पर चल रही थी। ये देख प्रभा हैरान रह जाती है। शिवानी बेटा, ये क्या कर रही हो? गिर जाओगी, रुक जाओ, ऐसा मत करो बेटा। जैसे ही शिवानी अपनी माँ को देखती है और आवाज सुनती है, वो तुरंत पालने में वापस आकर सो जाती है और प्रभा को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये देखने के बाद प्रभा को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगती है और इसी चिंता में वो पूरी रात सो नहीं पाती है। अगली सुबह वो तुरंत सुमित को कॉल करती है। जी आपको पता है मैंने कल रात क्या देखा? हमारी बेटी शिवानी दीवार पर चल रही थी, वो भी बिना किसी मदद के, और वो खुद ब खुद पालने में आकर सो भी गई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। मैं तो कहती हूँ आप जल्द से जल्द आ जाइए। प्रभा सुमित को सारी बातें बता देती है। ये सब जानने के बाद सुमित खुद को एक पल भी रोक नहीं पाता है
और अपने सारे काम छोड़कर घर आने के लिए निकल जाता है। सुमित के घर आने के बाद क्या होता है, ये जानने के लिए इसके अगले भाग का इंतजार करें। चंपारणपुर नामक एक गांव था, जहां रेशमा नाम की औरत अपनी छोटी बेटी रिंकी के साथ रहा करती थी। रेशमा का पति शादी के 1 साल बाद ही गुजर चुका था और उसकी बेटी रिंकी भी उसकी अपनी बेटी नहीं थी। रेशमा ने रिंकी को अपनी बेटी की तरह ही पाला है और अब रेशमा की जिंदगी में सिर्फ रिंकी ही है। रेशमा अपना और रिंकी का पालन पोषण घर घर जाकर काम करके करती थी, मगर गांव में अब उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी उस गांव में एक अमीर परिवार छुट्टियां मनाने के लिए आया था। मैं इनके घर ही जाकर कुछ काम मांगती हूँ। ये लोग यहाँ नए आए हैं और लगता है छुट्टियां मनाने आए हैं, तो मुझे जरूर कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर रेशमा उनके घर पर काम मांगने के लिए गई। उस परिवार की मालकिन प्रेमा थी। प्रेमा की भी एक बेटी थी जिसका नाम प्राची था। वो गर्मी की छुट्टियों में यहाँ गांव में घूमने आए हुए थे। मालकिन, आप लोगों के पास कोई काम है मेरे लिए? वो दरअसल मैं इस गांव में काम ढूंढ रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई काम वाली चाहिए तो मुझे बताइए। प्रेमा ने सोचा वैसे भी छुट्टियों में कौन काम करेगा, इसलिए उसने रेशमा को काम पर रख लिया। कल से ही तुम काम पर आ जाना, और हाँ सुनो, जरा भी देरी हुई तो अच्छा नहीं होगा। जी मैं बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी। अगले दिन रेशमा अपनी बेटी रिंकी को साथ लेकर प्रेमा के घर पर काम करने आती है। वहां जाने के बाद रिंकी जब प्राची को देखती है तो उसे उसके साथ खेलने का मन करता है। मालकिन, ये दोनों बच्चे साथ में खेलते रहेंगे, तब तक मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। ये सुनते ही प्रेमा और प्राची दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी तुम जैसों के साथ कभी खेलेगी? जितना काम है तुम्हारा उतना चुपचाप से करो और जाओ यहाँ से। और अगर तुम्हारी बच्ची ने जरा सा भी मेरी बच्ची को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तो अगली बार से या तो तुम खुद आना, नहीं तो ये आई तो मैं इससे भी काम करवाऊंगी। ये सुनने के बाद रेशमा बहुत दुखी हो जाती है और फिर रिंकी को एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ जाने को कह देती है। काम हो जाने के बाद रेशमा अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर चली आती है। माँ, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जिस वजह से मालकिन इतना गुस्सा हो रही थी? अरे कुछ भी नहीं बेटा, वो बड़े लोग हैं ना, वो हमारे साथ कैसे खेलेंगे। कल से तुम चुपचाप बैठे रहना। रेशमा मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है, मगर अपने चेहरे पर जरा भी दुख नहीं दिखाती। अगले दिन जब रेशमा और रिंकी उनके घर पर काम करने गईं, तो बातों बातों में ही प्रेमा और प्राची दोनों मिलकर रिंकी और रेशमा की बुराई किए जा रहे थे। गलती से रिंकी प्राची का खिलौना उठाकर खेलने लगी और वो खिलौना उससे टूट गया। ये देख प्राची आग बबूला हो जाती है और जोर से धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौनों को हाथ लगाने की? गांव की गवार लड़की, तुम मेरे खिलौनों को हाथ लगाओगी? निकल जाओ मेरे घर से। रिंकी धक्का खाकर सीधे पीछे खड़े प्रेमा के पति के पैरों के पास गिर जाती है। उसे गिरता देख रेशमा वहां दौड़ती हुई आती है। बेटी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो, अब तुम्हें ये सब नहीं झेलना होगा। अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। जब रेशमा वहां से जाने लगती है, तभी प्रेमा का पति उसे देखकर हैरान रह जाता है। उन दोनों के जाने के बाद प्रेमा का पति उसे बहुत डांटता है। उसके बाद प्रेमा को रिंकी की सच्चाई बताता है कि रिंकी कोई और नहीं, उन्हीं की बेटी है। बहुत सालों पहले जब उसने 2 जुड़वा बेटी देखी, तब उसने एक बेटी को पेड़ के नीचे रख दिया था, और जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा उस पेड़ के नीचे से रेशमा ही उस बच्ची को उठाकर ले गई थी। ये सुन प्रेमा की आंखों में आंसू भर आए और वो रोते रोते बोली, तो इतने सालों से जिस बेटी को मैं ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं, रिंकी है। जब आपको इस औरत का चेहरा याद ही था तो आज तक आपने उसे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की थी? प्रेमा के पति ने अपनी सफाई में बताया कि वो बहुत जगह उसे ढूंढा था, मगर आज तक उसे वो कहीं नहीं मिली थी। प्रेमा और प्राची तुरंत रेशमा और रिंकी के पास आती हैं और अपने किए के लिए माफी मांगती हैं। रेशमा, मुझे माफ कर दो।
मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं अपनी ही बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर गई। मुझे माफ कर दो और अब मेरे पास वापस आ जाओ। मेरी बेटी और रेशमा, तुम भी मेरे साथ मेरे घर पर रहो। इसके बाद रेशमा और रिंकी दोनों प्रेमा प्राची के साथ ही रहने लगी और अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।